तो फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस टेस्ट 1 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी मैथ के जो है प्रैक्टिस टेस्ट डाल दिए 3, उनको जाकर जरूर देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो है नाम ऑनलाइन फी स्टडी से है, जाकर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और साइंस में हम जो है आज करेंगे किस किस क्वेश्चन, एक तो फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे और एक बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे। जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो आपके वन रक्षक, जेल प्रहरी और जितने भी एग्जाम जैसे एसएससी का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम, उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि चुनिए। ओके, अदिश राशि आपको बतानी ऊर्जा, संवेग, बल या अघूर्ण। ओके, देखिए अदिश राशि क्या होती है, जिसमें कोई दिशा नहीं होती, यही समझिएगा। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती, सदिश मतलब जिसमें दिशा होती है। इतना समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो संवेग में दिशा की जरूरत होती है, बल में दिशा की जरूरत होती है, अघूर्ण में भी जो है बल जो है दिशा की जरूरत होती है। बाकी ऊर्जा में दिशा की जरूरत नहीं होती है। आंसर आएगा ऊर्जा इज दी करेक्ट आंसर। याद रखेंगे जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल परिमाण ओके यानी रिजल्ट की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जिनमें परिमाण यानी रिजल्ट और दिशा दोनों की जरूरत होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। ओके, अदिश राशि कौन कौन सी होती है, जैसे कि समय होता है, चाल होती है, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, ये सारे के सारे क्या या द्रव्य ओके या फिर द्रव्यमान कहें या भार कह सकते हैं, ये जो है क्या है हमारी अदिश राशियां हैं। ओके, अगला है निम्न में से एक सदिश मात्रा नहीं है या सदिश मात्रक नहीं है, यानी अदिश बतानी है। अदिश मतलब फिर से वही जिसमें कोई दिशा नहीं होती, बाकी रिजल्ट उसका आता है। ओके, तो कौन सा है, जल्दी से कमेंट करें। आवेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, ओके जैसे टॉर्क भी कहते हैं, या गति। तो ये गति जो है क्या एक सदिश राशि है, क्या है गति एक सदिश राशि। बाकी आवेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल, आघूर्ण हो गया, ये कैसी है अदिश राशि है, ये मैंने बता दिया। अब देखिए कौन कौन सी जो है भौतिक राशियां सदिश होती हैं, कौन कौन सी, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। ओके, अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र हो गया, बल अघूर्ण हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ओके चुंबकीय प्रेरण हो गया, कोणीय गति हो गई, ये सारी सभी कैसी अदिश राशियाँ। ओके, 90 ओम प्रतिरोध वाले किसी तापक या ताप से कितनी ऊष्मा यानी जूल में अगर निकालनी है उत्पन्न होगी, जिसमें 0.3 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। तो इसके लिए फॉर्मूला है। ओके, ये 800 से होगा। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है आपका I²RT। ओके, यहाँ पर I क्या है, I आपकी धारा है। ओके, धारा कितनी है 0.3। ओके, धारा कितनी है 0.3 है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आर क्या है, आर जो है यहाँ पर प्रतिरोधक है। ओके, टी मतलब टाइम है, तो यहाँ पर 900 आ जाएगा। ओके, टी मतलब टाइम मतलब 10 सेकेंड आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे ये भी 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। ओके, एक जीरो से इसकी जीरो काट दीजिएगा, ये 2 जीरो हो जाएंगी जब देखेंगे। देखिए अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 0.39 आएगा। ओके, तो एक 2 जीरो से इसकी 2 जीरो है, 9 बचेगा, और 10 से यहाँ पर नंबर कैसे हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा। ओके, ये 810 आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे अगला है, देखेंगे क्या है। रॉकेट किसके संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट कार्य करता है रेखीय संवेग पर। किस पर कार्य करेगा, रेखीय संवेग पर कार्य करेगा। ओके, किस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है। लाइमेन श्रेणी जो है हाइड्रोजन के परमाणु किस विद्युत क्षेत्र में आती है, तो ये आती है परावैंगनी। क्या है, परावैंगनी क्षेत्र में। ओके, अगला है प्रदर्शित एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये भैया ये जो है रंग कौन कौन से, लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा। ओके, इसमें चलिए अगला, एक माइक्रोन किसके बराबर है या इसके बराबर है, तो एक माइक्रोन होता है 10⁶। ओके, 10 की पावर जो होती है -6m। ओके, माइक्रोन के बराबर होती है। ओके, तो ये ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो देखिएगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। ओके,
1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ओके, 1 फेम्टोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, अगला है मानव शरीर का प्रतिरोधक यानी कि शुष्क दशा में अगर बात करें लगभग कितना होता है, तो मानव शरीर का जो प्रतिरोधक होता है वो 10⁻30 ओम होता है। क्या होता है? 10⁻30 ओम होगा। त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन आएगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जब वेग परिवर्तन यानी कि आपकी जो गति है उसमें परिवर्तन हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ओके या बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है, उसके परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये हम किस में कैलकुलेट करते हैं? मीटर पर। ओके, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये मीटर है। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवीय की जा सकती या ध्रुवित की जा सकती हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो प्रकाश तरंगें कैसी हैं? ये ध्रुवीय तरंगें हैं या ध्रुवित की जा सकती हैं। ऑप्शन आएगा डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन को घटाना, ओके, घटाना क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा उसको बोलेंगे अपवर्तन। जब भी देखिएगा अगर आप जो है प्रकाश जो है कहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आप पानी में डालें या पानी के माध्यम से करें तो क्या होती है? अपवर्तन हो जाती है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ओके, ताप गतिकी का प्रथम जो नियम है वो समानता किससे संबंध है? ताप का जो पहला नियम है या प्रथम नियम है वो किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे। तो यह संबंध है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। क्या? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ओके, तो भैया ताप गतिकी का ऊष्मा या ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी स्थिति में आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते, बस ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो क्यू क्या है? यहाँ पर जो है अवशोषित ऊष्मा है। डब्ल्यू क्या है? किया गया कार्य है ऊष्मा के द्वारा। ओके, ई क्या है? ऊर्जा परिवर्तन, यानी कि जो भी ऊर्जा परिवर्तन हो रही है उसके बारे में ई हमें बताता है। ओके, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? क्षेत्रमापी का जो प्रयोग है किसके मापन में किया जाता है? क्षेत्र मापने के, एरिया मापने के लिए किया था। बहुत सिंपल। ओके, क्षेत्रमापी को प्लानीमीटर भी कहते हैं। एक ड्राफ्टिंग, ओके, क्या ड्राफ्टिंग उपकरण होता है, इससे आप स्थान कोई भी समतल स्थान का जो है क्षेत्रफल माप सकते हैं। ओके अगला है विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? बहुत ही सिंपल, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। ओके, चलिए अगला है न्यूटन का पहला नियम क्या है? कमेंट। अच्छा, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? कमेंट करेंगे। देखिए, पहला नियम होता क्या है? कोई भी जो भी चीज़ है, मतलब कोई भी वस्तु है जिस पर अगर आप जब बल लगाओगे, मतलब अगर स्थिर अवस्था में कोई भी वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, या फिर कोई भी अगर गति में कोई वस्तु है तो वो उस पर गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई भी विपरीत जो है बल नहीं लगाया जाएगा, बाह्य बल नहीं लगेगा। तो उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो ये वही है, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ओके, इसे जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी हम कहते हैं। ओके, जब किसी ताल या तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। कैसी होती हैं? यह होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। कैसी? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, दोनों होती हैं। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या घटना यह निर्णय लेने में सहायता
सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपको बताना है ऐसी कौन सी इनमें से घटना है जिससे आपको पता चलेगा कि प्रकाश जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो ध्रुवीकरण आपका अगर है, क्या है, ध्रुवीकरण अगर हो रहा है प्रकाश का, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ओके, प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है। वास्तव में प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन, विवर्तन मतलब जब भी वो विचलन होती है, ओके, की घटना की खोज जो है किसने से यह तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश तरंगे गति प्रदर्शित करता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह किस प्रकार की तरंगे, अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ तरंगे है। ओके, चलिए अगला है, एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है। ओके, तो ये है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नजित वस्तु का पता लगाने के लिए उस किस उपकरण का प्रयोग किया? देखिए ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो डरिएगा मत। ओके, जो अगर आप जैसे मान लीजिए मतलब ऐसी वस्तु जैसे मान लीजिए पानी में है, ओके, पानी में वस्तु है तो पानी में वस्तु कितने दूर है या कितने पास है, कहाँ पर है, उसको पता लगाने के लिए आप सोनार का यूज़ करते हैं। किसका? सोनार का यूज़ करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। ओके, रेंगिंग, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पनडुब्बी वगैरह में यूज़ किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? बहुत सिंपल है, कमेंट करेंगे। सबसे ज़्यादा होती है चांदी की, फिर तांबे की, फिर आपका जस्ता आता है, फिर बाकी आपका जस्ता मतलब जस्ता हो गया। ओके, इसके बाद फिर और भी है लोहा वगैरह, आयरन वगैरह इसकी आती है। तो हमारे पास क्या है, ऊपर चांदी है। ओके, चलिए अगला है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो पहले नियम को कहते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया था। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि अघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम ये अलग हैं। वो था जड़त्व का नियम। क्या होता है? जड़त्व का नियम, जब किसी वस्तु को, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे जाए, और कोई वस्तु गतिमान रहेगी जब तक उसे बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका ये आएगा। ओके, अगला है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो होता है उसका कम होता है। किसका? आर्द्र का। ओके, तो ऑप्शन आएगा बी इज दी करेक्ट आंसर। अगला है, दहली आवृत्ति कैसी होती है? अब दहली आवृत्ति क्या है बताएंगे भैया, जिसमें नीचे प्रकाश विद्युत, ओके, जो नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ओके, ये आएगा, ठीक है। तो देखिए, जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरणें जैसे कि एक्सरे विकिरणें, ओके, आदि पड़ती हैं तो धातु उस चुम्बकीय विकिरणों से ऊर्जा अवशोषित करके इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालती। इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उस आवृत्ति को आप दहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दहली आवृत्ति कही जाती है। अगला है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो होते हैं शीतल क्यों होते हैं? या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि काले वस्त्र जो होते हैं वो अधिक गर्म क्यों होते हैं? ओके, क्योंकि उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देता है, इसलिए सफ़ेद श्वेत जो है कपड़े जो होते हैं वो ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं, बाकी जो है काले गर्म होते हैं क्योंकि वो जितनी भी रेज होती है उनको अवशोषित कर लेता है। ओके, ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। तो अगला है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविंग एंड रेंगिंग कहता होता है। ओके, अगला है, जेनेटिक्स शब्द किससे गढ़ा गया है? जेनेटिक्स शब्द जो है किसके द्वारा बोला गया है? कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जेनेटिक्स का नाम जो लिया गया वो वैटसन के द्वारा लिया गया प्रथम बार। तो इसके बारे में जानते हैं भैया, अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधि और कारणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। ओके,
आनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम 1866 में ग्रेगस जॉन मेंडल के द्वारा बताया गया। इसी कारण से आनुवांशिकी के पिता कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, ग्रेगस मेंडल क्या कहते हैं, आनुवांशिकी के पिता कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू वेटसन ने वर्ष 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स अथवा आनुवांशिकी शब्द का उपयोग किया था। देखिए जेनेटिक्स के बारे में बताया किसने, ग्रेगस मेंडल ने बताया 1866 में, लेकिन इन जो नाम दिया है वो दिया है डब्ल्यू वेटसन के द्वारा 1905 में। ओके, अगला है प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताइए जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इकोलॉजी। क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, अगला है सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे यार ये पता नहीं है, क्या पूछ लिया। तो एक कोशीय जीव ऑप्शन में से अगर बताएं एसिटिबुलेरिया, क्या होता है एसिटिबुलेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत कम लोगों को पता होगा। सबसे बड़ा कोशीय जीव जो होता है एसिटिबुलेरिया, तो इसका नाम इसका नाभिक भी जो है सबसे बड़ा होता है। ओके, केंद्रक। ओके, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में है, बहुत सिंपल है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में होता है। ओके, तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भागों में ये विभाजित होता है। ओके, पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर होती है, हृदय में, ओके, मस्तिष्क में या गर्दन में, या ओके उधर, ये आधार लिखा उधर कर लीजिएगा उसे। तो ये मस्तिष्क के आधार पे होते हैं या मस्तिष्क में होती है। ओके, तो देखिए पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में, ओके याद रखेंगे, पश्च भाग में जो हाइपोथैलेमस है, ओके उसके छोटे ओके में होती, याद रखेंगे ये एवं खोखले यानी कि इन्फेंडिबुल बुलम से कपाल की स्फिनाइड स्थिति के हाइपोफाइलियल गर्त की सुरक्षित लटकी होती है। गोल सी और भूरी लाल सबसे छोटी अंतरस्तुति ग्रंथि होती है ये, इसे हाइपोफाइसिस सेब्रियस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, यह मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ओके, इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर का आमतौर पर इसका नाम क्या है, ब्लड कैंसर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है। ओके, ब्लड कैंसर को हम क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ओके, तो रक्त यानी श्वेत रक्त, आमतौर पर कोई भी जो श्वेत रक्त होते हैं, ओके यानी कि हमारे जो वाइट वेसल्स होते हैं, ओके आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, क्या है इसे कैंसर के सामान्य रक्त कोशिका में श्वेत रक्त यानी कि जो वाइट मेरी वेसल्स होती हैं, श्वेत रक्त WBC जो होती हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाने के वजह से जो है ये चीज़ हमारे शरीर में यानी कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। ओके, निम्न में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, अभी मैंने बताया। ओके, तो आनुवांशिकी जनक कौन, ग्रेगस मेंडल, 1866 में इन्होंने बताया था आनुवांशिकी के बारे में। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन। ओके, चलिए ये मैंने बता ही दिया आपको। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, जीवों के जो उनके पर्यावरण को अगर आप अध्ययन करते हैं तो अध्ययन को क्या कहते हैं, परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ओके, चलिए अगला है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। ओके, 5 जो जगत वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिए गए थे, ये दिया गया था, याद रखें, विटलर के द्वारा। किसके द्वारा, विटेकर के द्वारा। ठीक है, तो विटेकर के द्वारा कहा गया। ओके, तो क्या कहा गया था कि 5 जो है जगत है, जगत को अलग अलग जीवधारियों जगत को अलग अलग बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक और एनिमेलिया। ओके, ये 5 जो है अलग अलग जीवधारियों के अलग अलग जो है 5 जगत को विभाजित करता है। ओके, अगला है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है। तो तंत्रिका कोशिका क्या भी है, तंत्रिका तंत्र का ही हिस्सा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये ऑप्शन है नर्वस सिस्टम होगा, बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है, बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे, एंड्रीनल ग्रंथि हम इसे कहते हैं। ओके, चलिएगा अगला है
सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? सामान्य व्यक्ति ओके हृदय का वजन जो है कितना होता है? 300 ग्राम लगभग, यानी कि अगर हम बात करें औसतन यहाँ पर बात करी जाती है। ओके, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाती है, किस कमी हो जाती है? अरक्तता की। किसकी? अरक्तता की कमी हो जाती है। विटामिन B6 का दूसरा नाम पाइरोक्सिन है। इसकी प्रमुख स्रोत अगर बात करें दूध है, यीस्ट है, अनाज है, मांस है, ओके, ये सब चीज़ें हैं। इसकी कमी से जो है एनीमिया, अरक्तता मतलब एनीमिया की एनीमिया की कमी हो जाती है। लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल की बात हो रही है, तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। ओके, विटामिन डी से आपको पता है रिकेट्स जो नाम का रोग आता है इसकी कमी से। विटामिन सी से स्कर्वी आता है, बेरी रोग है। विटामिन बी से आप सिंपल समझ सकते हैं, विटामिन बी से बेरी रोग हो जाता है। ओके, बाकी विटामिन B6 की बात करें तो यहाँ पर एनीमिया की कमी का कमी हो जाती है। अगला है मानव शरीर के में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या है भैया? कार्बन है, आयरन है या नाइट्रोजन है? तो भैया ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है भाई। ओके, तो देखिएगा मानव शरीर में अलग अलग 36 तत्व होते हैं। सबसे ज़्यादा 62% हमारे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, बाकी अलग और तत्व हैं जो बच गए हैं। ओके, अगला ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसके असामान्य वृद्धि है? जैसे किसमें असामान्य वृद्धि से ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है? मैंने अभी बताया था व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किसका सिद्धांत दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ओके, ये है, याद रखेंगे। अगला है ज्ञात सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? प्रोकैरियोटिक जीव कौन सबसे छोटा? ओके, तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है सबसे छोटा कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। ओके, सभी प्रोकैरियोटिक जीव यानी बैक्टीरिया या आर्की, दोनों बैक्टीरिया हो या आर्की हो, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया का आकार 0.6 MBP से लेकर 10 MBP होता है। आर्की का जो होता है 0.5 MBP से 5.8 MBP होता है। ओके, माइक्रोन की बात हो रही, याद रखेंगे। ओके, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिक तथा विविधताओं का अध्ययन से संबंधित है? ऐसी कौन सी शाखा है या विज्ञान की ऐसी कौन सी स्टडी है जो आनुवांशिक विविधता का अध्ययन करने में हमें मदद करती है? तो इसे कहते हैं आनुवांशिक, जेनेटिक्स। ओके, चलिए अगला है न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन क्या है जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। न्यूरॉन होती है तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या? न्यूरॉन्स कहलाती है। ओके, ये हमारा है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की में स्थिर एक उत्तेजनीय कोशिकाएं होती है, या तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई भी होती हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। ओके, चलिए तो फ्रेंड आशा करूंगा ये वीडियो अच्छी लगी हुई आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करेंगे, अभी तक मैंने एक लाइक के लिए नहीं बोला है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसी प्रकार की वीडियोस आपको डेली बेसिस मिल जाएगी। इसकी टेलीग्राम पर जो है वीडियो PDF मिल जाएगी, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपका एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।